हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन दोनों के सिलेबस में वैदिक सभ्यता दी गई है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके हम 200 क्वेश्चनों, टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं, जिनके बारे में हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का कालक्रम है। वैदिक सभ्यता का कालक्रम है, तो ऑप्शन आपके सामने है। 1500 बीसी से 1200 बीसी, और 1500 बीसी से 600 बीसी, और थर्ड ऑप्शन है 1000 बीसी से 600 बीसी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और दोस्तों, वैदिक सभ्यता को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का कालक्रम है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक सभ्यता का काल है या उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ऋग्वैदिक या ऋग्वेद का काल निर्धारण किस विद्वान द्वारा किया गया। ऋग्वेद का काल निर्धारण किस विद्वान द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है विंटरनित्ज, कार्ल लुईस लिम्ब्रिक व अर्नेस्ट मैकेने। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, विंटरनित्ज ने ऋग्वेद का काल निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो हमारे पास है कथन, उनमें देखते हैं। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ। तो ये सभी तीनों जो कथन दिए गए हैं वह तीनों कथन सत्य हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोगों द्वारा पशुपालन किया जाता था, और ये घुमक्कड़ अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते रहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किन नामों से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती के किन नामों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, नदी तमा, देवी तमे, अम्बी तवे, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नदी तमा, देवी तमे व अम्बी तवे। इन तीनों नामों का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। और दोस्तों ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों, सिंधु नदी। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरी नदी है सरस्वती नदी, और इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है। तो ऑप्शन आपके सामने 1 बार, 2 बार, 3 बार व 10 बार। तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 बार। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, अर्थात 3 बार उनके नामों का हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में 3 जगह है यमुना नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा नदी व सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस शब्द का उल्लेख कितनी बार है, इंद्र का उल्लेख कितनी बार है, जन का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है। तो मैंने
ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है जो आपके लिए यूजफुल होंगी। तो देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा नदी व सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार? ऑप्शन आपके सामने, 1 बार, 2 बार, 5 बार व 6 बार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बार। गंगा नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में 1 बार किया गया है, और सरयू नदी का जो कि अयोध्या में है उस नदी का भी उल्लेख 1 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, ये तो वर्तमान के हैं और ये है इनके प्राचीन नाम। तो दोस्तों इन्हें सुमेलित कीजिए आप। सतलज नदी का हम मिला देंगे सतुद्री नदी से। सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री नदी, और चिनाब का था अस्किनी। गोमती नदी का था गोमल, और सोहन नदी का था सुसोमा। सुसोमा क्या नाम था दोस्तों? सुसोमा। सुसोमा इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों कई दफा हमसे पूछे जाते हैं कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न को सुमेलित कीजिए। व्यास नदी का क्या नाम होगा प्राचीन? रावी नदी का, झेलम नदी का, व काबुल नदी का, व गंडक नदी का। तो दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम होगा वितस्ता। व्यास नदी का विपासा, और रावी नदी का परुषणी, झेलम नदी का वितस्ता, काबुल नदी का कुंभा, व गंडक नदी का सदानीरा। व्यास नदी का क्या होगा दोस्तों? विपासा। रावी नदी का परुषणी, झेलम नदी का वितस्ता, और काबुल का कुंभा, व गंडक का सदानीरा। ये इनके प्राचीन नाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, 288 बार, 250 बार, 275 बार, या 177 बार। तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 275 बार हमें जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, या उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, 200 बार, 250 बार, 215 या 225। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताओ आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद में राजा के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, या किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन 1 नंबर है विस्पति, गोप, तो ऑप्शन नंबर 3 है जनस्य, 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोप। राजा के लिए गोप शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। और विस्पति दोस्तों, विष के प्रधान को विस्पति कहते थे, और विष यहाँ अनेक गांवों के समूह को विष कहते थे, या अनेक ग्रामों के समूह को विष कहते थे, और विष के प्रधान को ही विस्पति कहा गया है। और ऋग्वेद में 170 बार विष शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हमें दोस्तों 170 बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से या निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। तो ऑप्शन 1 है, राजा को कबीले का संरक्षक तथा पूरा बेता कहा गया है, पूरा बेता कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 है, अनेक ग्रामों का समूह है जिनका प्रधान विस्पति होता था। ऑप्शन नंबर 3 है, ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था, वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 है, ऋग्वेदिक काल में सभा एवं समिति का महत्व कम था। तो फ्रेंड्स बताओ इन चारों ऑप्शनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऊपर के 3 कथन एकदम सही हैं। चौथा कथन यह है कि सभा एवं समिति का महत्व कम नहीं था, अधिक था। ऋग्वेदिक काल में सभा एवं समिति का
महत्व अधिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति का महत्व कम हो गया था। और यहाँ पर पूरा बेता का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है नगरों पर विजय पाने वाला, अर्थात राजा को पूरा बेता कहा गया है, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन 1 है, ऋग्वैदिक काल में समिति नामक एक संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। ऑप्शन नंबर 2 है, विदत नामक संस्था सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा करती थी, अर्थात सैनिकों द्वारा जो धन लूट कर लाया जाता था उसका विभाजन या बंटवारे संबंधी कार्यों का निपटारा करती थी। ऑप्शन नंबर 3 है, सभा में वृद्ध व अभिजात लोग सम्मिलित होते थे। और ऑप्शन नंबर 4 है, समिति को राजा की नियुक्ति का अधिकार था परंतु उसे हटाने का अधिकार नहीं था। तो फ्रेंड्स बताओ इन चारों में से कौन सा असत्य होगा? तो फ्रेंड्स ऊपर के 3 कथन सही हैं परंतु चौथा कथन असत्य है। इसमें लिखा गया है समिति को राजा की नियुक्ति का अधिकार था परंतु उसे हटाने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों समिति को राजा की नियुक्ति और उसे हटाने दोनों का अधिकार था। राजा की नियुक्ति में उसे पदच्युत करने का भी अधिकार था, पद से हटाने का भी अधिकार उसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? फ्रेंड्स 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के मध्य युद्ध किस किनारे, किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने, रावी नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी व सरानीरा नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रावी नदी, और इसी का पुराना नाम है परुष्णी नदी। तो आप सोच रहे होंगे तो कि यहाँ पर होना चाहिए था परुष्णी नदी। तो फ्रेंड्स एग्जामिनर का कोई विश्वास नहीं, वह कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे इसका परुष्णी नदी का वर्तमान नाम भी दे सकता है और हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। तो 10 राज्य युद्ध रावी नदी अर्थात परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 10 राज्य युद्ध में 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है, या इसका वर्णन हमें किस मंडल में मिलता है? 7वें में, 8वें में, व 9वें में, व 10वें में। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8वें। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। उसमें लिखा गया है कि यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो कि भरत वंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी और जो अन्य 10 राजा थे उनका नेतृत्व पुरु जन का एक राजा कर रहा था और उन अन्य 10 राजाओं की हार हुई थी दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किनको? सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। जैसे कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यह सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। इसके हम ऋग्वेद या वैदिक सभ्यता के टॉप 200 क्वेश्चन पूरे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।